गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे एनसीईआरटी वन लाइनर और इसमें हम पढ़ रहे हैं साइंस में बायो वाला चैप्टर। और बायो को हम लोग आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है और एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग वन लाइनर एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बायो का नेक्स्ट चैप्टर। तो एनसीईआरटी 60 संख्या में हमें पढ़ना है, आज भी बायो पढ़ेंगे हम लोग। बायो में पढ़ना है हमें कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन का प्रारंभ होता है। तो विकास के चौथे और पाँचवें सप्ताह में मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन शुरू हो जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियाँ होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? कशेरुक रज्जु में। स्पाइनल कोड जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन करता है मानव शरीर का। वयस्क मानव में कितनी अस्थियाँ होती है? तो 206 अस्थियाँ। वयस्क मानव में 206 अस्थियाँ होती हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। तो नाखून काटते समय दर्द इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो डेड सेल का बना होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन है? दंत वल्क, इनामल। हमारे दांत का जो इनामेल होता है, हमारे दांत का इनामेल सबसे हार्ड होता है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो जोड़ों का प्रतिस्थापन, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट होता है आर्थोप्लास्टी में। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है कान की होती है, जिसे स्टेपिज कहा जाता है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो कान में होती है, जिसका नाम है स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है? फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज और सबसे लंबी अस्थि फीमर। कशेरुक रज्जु, स्पाइनल कोड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े। मानव शरीर के डिंबवाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म ओवम को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 65%। वयस्क मानव में जल का परसेंट होता है 65% जल होता है एक वयस्क एडल्ट मनुष्य में। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। अस्थि और दंत के निर्माण हेतु जरूरी होता है कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन है? तो जबड़ों की। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियाँ होती है जबड़ों की। और मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी होती है। और दांत वाला हमने पढ़ा था कि सबसे मजबूत एनामेल होता है हमारे शरीर में, और अस्थि मानव से मजबूत पेशी जबड़ों की होती है। फिर है मानव शरीर की सब परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन में कौन रक्षा करता है? उल्व। मानव के जीवन काल में कितने दांत दो बार निकलने होते हैं? तो 20 दांत 2 बार निकलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या स्प्लैंक्निक। कोलम और स्प्लैंक्निक गुहा जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा होती है। त्वचा पर चोट लगने के बाद पुनरुद्धार भवन किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला के द्वारा। कंडरा किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से। तो ये हमें क्लास 6 के एनसीईआरटी में मिलता है, ये सब जो जॉइंट्स जुड़ते हैं उसको पढ़ने के लिए। कंडरा किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से। स्नायु किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से। स्नायु में कंडराएं कैसे ऊतक है? संयोजी ऊतक। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से भिन्न कैसे होती है? हैवर्शियन नलिकाओं के द्वारा। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसिन का। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फोरेट। लसिका में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? लाल रुधिराणु। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सिंग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? केराटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। अस्थियों में मुख्यतः कौन से कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फोरेट। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? ओस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो 300। शिशुओं में 300 अस्थि होती है। और वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती हैं। वयस्क मानव में 206 और बच्चों में होती है, बच्चों में 300 अस्थियां होती हैं। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में। तो हाथ में सबसे ज़्यादा अस्थि होती है। इस प्रकार की
संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां जुड़ी होती अचल संधि द्वारा। ये सब एनसीईआरटी क्लास 6 में पढ़ने मिलता है। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधिहीन ज्वाइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? अल्ना एवं ह्यूमरस में। अल्ना और ह्यूमरस में कब्ज संधिहीन संधि होती है। जो गेट का ज्वाइंट होता है जिसमें दो गेट जुटते हैं, उस तरह की संधि होती है जहाँ से हाथ वाथ जुटता है। मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां इटिशियम, इलियम एवं प्यूबिस उपस्थित होते हैं। तो यह हमारा स्केलेटन सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट भाग था। और यहाँ पे हमें पढ़ना है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको भी पढ़ लेते हैं। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो 4%। श्वसन में CO2 जो है 4% बाहर निकलता है। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? श्वास नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? केवल त्वचा से। तो मेढक अपनी स्किन से भी सांस लेता है। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ये वाला क्वेश्चन एक बार BPSC में पूछा हुआ है कि यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की सांस की जांच कौन से गैस से करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। श्वास में बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? जो हम लोग सांस लेते हैं बाहर जो निकलती है वो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 17% ऑक्सीजन बाहर निकलता है। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? लाल रक्त कणिकाएं, RBC। लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है वो O2 का अवशोषण कर लेता है। अवायवीय श्वसन में पेशीय कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पन्न करती है? लैक्टिक अम्ल। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लॉटिस। तो भोजन जब हम लोग निगलते हैं तो हमारा आहार नाल और श्वसन मार्ग एक ही रास्ते में होता है। तो श्वसन मार्ग के ऊपर एक ढक्कन होता है एपिग्लॉटिस, जिस ढक्कन को कहते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो वो ढक्कन खुल जाता है और कभी कभी हम लोग खाते वक्त सरक जाते हैं। इसलिए खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बात करते समय एपिग्लॉटिस ढक्कन ऊपर चला जाता है और खाना उस मार्ग से, भोजन हमारे उस मार्ग में चला जाता है और हम लोग सरक जाते हैं। तो श्वसन मार्ग को किस से बंद किया जाता है? एपिग्लॉटिस से। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है रुधिर द्वारा। केप्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग से होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव या माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? ATP अणुओं में। पहाड़ों पर रहने वाले RBCs की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद है CO2 एवं पायरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन। एनारोबिक रिस्पिरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? 12 से 15 बार। ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज जो है पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में। किस कारण से ऊतकों में हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन मिलकर ऊतक द्रव में जाती है? O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों में कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पोन्स में। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्लूरल कला। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? 24 ATP अणुओं का। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2। किण्वन फर्मेंटेशन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पास्चर ने ईस्ट में सबसे पहले अनॉक्सी श्वसन की खोज की थी। फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस शिरा। बाएं आलिंद ये हार्ट में होता है, दिल में होता है। तो दिल के 4 होते हैं बाएं आलिंद।
फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाह्य आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस शिरा द्वारा। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनांक श्वसन मापी से। श्वसन गुणांक गैनांक श्वसन मापी, ये याद रखना है हमको। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर में ऊतकों की ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोपेक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन। श्वसन क्रिया में वायु का जो नाइट्रोजन का घटक होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कने की औसत दर 72 बार मिनट होती है। 72 बार मिनट होती है, 72 बार धड़कता है एक स्वस्थ व्यक्ति का दिल। अब हमें पढ़ना पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आप लोग रिवीजन कीजिए अच्छे से। एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। आप लोगों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग जल्दी जल्दी रिवाइज़ कीजिए क्योंकि टाइम ही नहीं है अब। और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एनसीईआरटी तो कवर अप जरूर कीजिए। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।